ऑल्टमैन जेड स्कोर का पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इमीडिएटली इसी सेशन में अपन एक्सेल पे जंप मार देंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल तो समझे कि है क्या। तो यार NYU स्टोन स्कूल ऑफ बिजनेस विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेस्टिजियस MBA स्कूल्स इन US, वहां पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एडवर्ड एल्टमन, एंड इन 1968 ही डिवाइस दिस स्कोर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि बोले यार मैं एक फॉर्मूला देता हूं आपको जिससे आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जान पाओगे। तो बोले सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब फाइनेंशियल सॉल्वेंसी की स्ट्रेंथ जान पाओगे। सर इसका क्या मतलब है? सॉल्वेंसी की स्ट्रेंथ जानने का क्या मतलब है? सॉल्वेंसी की स्ट्रेंथ जानने का मतलब ये है कि आप ये समझ पाओगे कि अगले 12 महीने में क्या कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, क्या कंपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है, कंपनी की सॉल्वेंट रहने की स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना स्ट्रेंथ है कंपनी में कि वो बैंकरप्सी से फाइट करके सॉल्वेंस रह सकती है, सॉल्वेंट रह सकती है। तो ये जो स्कोर है ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल स्कोर है, हम समझते हैं 5 रेशियोज पे बेस्ड है। प्रोफेसर अल्टमैन ने क्या करा, उन्होंने बोला बोले भाई तुम तो एक काम करो, देखो कंपनी के अंदर ये 5 रेशियो होते हैं, इन 5 रेशियोज से अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी का पता चलता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूं, हर रेशियो को एक वेट दे देता हूं। तुम ये अब तुम्हारी कंपनी के सारे रेशियोज निकाल लो और उनको इस वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्कोर तुम्हारे पास आएगा। वो जो स्कोर होगा वही अल्टमैन जेड स्कोर होगा। ठीक है, वही अल्टमैन जेड स्कोर होगा। अब सर अल्टमैन जेड स्कोर को मैं पढ़ूं कैसे? तो देख भाई अल्टमैन जेड स्कोर जो है ना वो रेंज में होगा, रेंज में होगा मतलब सिंगल डिजिट में आएगा, मोस्टली 0 to 9, ज्यादा भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं है, बट यहीं से लेकर के यहां तक रहेगा। ठीक है, अगर वो स्कोर 1.81 से कम है तो कंपनी डिस्ट्रेस जोन में चल रही है, कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो जाएगी। वो स्कोर अगर 1.81 से 3 के बीच में है तो कंपनी ग्रे जोन में चल रही है, मतलब खतरा बना हुआ है, कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है इस समय। ठीक है, वॉच रखो क्लोजली। और वही अगर कंपनी का स्कोर 3.0 से ज्यादा है तो कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है एंड बैंकरप्सी दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। सर ये स्कोर से कैसे पता चल रहा है? आप खुद समझो, कंपनी का स्कोर जितना ज्यादा है, ठीक है, जितना ज्यादा स्कोर है उतना ज्यादा कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो यहां पर देखो किन चीजों में कंपनी पे ज्यादा स्कोरिंग दी गई है। एक रेशियो नंबर 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय टोटल एसेट, इसको 3.3 का स्कोर दे दिया है, और दूसरा बड़ा एक स्कोर दिया है वो रिटेन्ड अर्निंग बाय टोटल एसेट को 1.4 दिया है। समझ रहे हो? मतलब ये मॉडल जो है वो इन दोनों स्कोर से बहुत बायस्ड है। किसी के अगर ये नंबर बड़े बड़े आ गए तो वो तो टान के ले जाएगा ना स्कोर को 3 के ऊपर। किसी भी कंपनी के अगर ये दो रेशियोज बहुत बड़े हैं तो इसका स्कोर ऑटोमेटिकली ज्यादा है। इसका क्या मतलब है सर? क्या ये दो रेशियोज कंपनी की सॉल्वेंसी की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं? क्या दर्शाते नहीं है, लेकिन उसकी सॉल्वेंसी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो जो कंफर्टेबल पोजीशन में है कि कंपनी बहुत सॉल्वेंट है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इबिट बाय टोटल एसेट और रिटेन्ड अर्निंग्स बाय टोटल एसेट। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, ये चारों पांचों रेशियोज को थोड़ा तोड़ के समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। समझना, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने अगर कंपनी के अंदर 1,000 रुपए की एसेट लगाई है, टोटल एसेट है मेरी कंपनी के पास, 1,000 रुपए की पूंजी है, निवेश है कंपनी के अंदर, कंपनी के एसेट साइड की बैलेंस शीट में, तो उसमें से वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना परसेंट है? मतलब मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या ऐसा नेचर है जहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई है, या फिर ऐसा नेचर है जहां वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लो है? मतलब कैसा? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लो है मतलब कैसा? इसका मतलब यह है कि कंपनी दूसरों के पैसे पे ही धंधा कर रही है, कंपनी को अपना पैसा चाहिए भी नहीं ज्यादा बिजनेस करने के लिए। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल और देके बताओ। समझना, जहां पर भी प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगता है, क्या वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है? जैसे
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, working capital requirement is huge. You need money in order to run business on a daily basis. ठीक है. Similarly, your wine business, यहां पर भी क्योंकि आपका स्टॉक पड़ा रहता है. राइस बिजनेस, ठीक है. एफएमसीजी बिजनेस, क्योंकि आपका मेन काम तो वही है कि आपकी इन्वेंट्री फंसी हुई है, आपको इन्वेंट्री. लेकिन कोई अगर बिजनेस अच्छा है, ठीक है, कोई बिजनेस अगर बहुत अच्छा है तो क्या इस रेशियो को कम रखेगा, ज्यादा रखेगा? सोच के बताओ. इस रेशियो को कम रखेगा कि ज्यादा रखेगा? इस रेशियो को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेगा, कम रखना चाहेगा? कम रखना चाहेगा. वो चाहेगा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े बिजनेस में. ठीक है. ये रेशियो पे 1.2 का स्कोर है. 1.2 का स्कोर का मतलब ये है जिस बिजनेस का जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल टू असेट रेशियो है, मतलब उसके पास टोटल असेट का ज्यादा परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में, यानी वो चाहे तो इसको तुरंत लिक्विडेट कर सकता है. फिक्स्ड एसेट्स में नहीं है, उलझा हुआ पैसा नहीं है जिसको बेच के खड़ा नहीं करा जा सकता. क्या डेटर है तो डेटर क्या बाजार में बिक जाते हैं? बिल्कुल बिक जाते हैं. डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर होती है, आपने सुने होगा, बिल्स डिस्काउंटिंग होती है, 11-12 में पढ़ा होगा आपने. सर क्या कैश खड़े दम लिक्विड है? कैश तो ऑटोमेटिकली लिक्विड है. सर क्या स्टॉक बिक जाएगा? देखो समझो मेरी बात, बिक जाएगा, हो सकता है एक्चुअल से कम वैल्यू पे बिके, लेकिन उसको बिकने में उतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी कठिनाई से फैक्ट्री और प्लांट बिकेगा. फैक्ट्री और प्लांट ऐसे नहीं बिकेगा, उसके लिए कई महीनों का टाइम लग सकता है, लेकिन स्टॉक आप चाहो एक दिन के अंदर पैसा खड़ा कर सकते हो. ठीक है. तो सर अगर मेरा वर्किंग कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल एसेट, तो इसका मतलब यह है कि मेरी कंपनी की बैलेंस शीट जो एसेट्स हैं उसमें लिक्विड कंपोनेंट ज्यादा है. अगर मेरे पे डिस्ट्रेस आया कुछ भी तो मैं इमीडिएटली ये वर्किंग कैपिटल से वो डिस्ट्रेस को खत्म कर दूंगा. थोड़ा सा मूव कर, दुकान बंद हो जाए इससे अच्छा ना धीरे चले. सर आप वर्किंग कैपिटल कम कर रहे हो, बिजनेस स्लो हो जाएगा. अरे नहीं करेगा तो बंद ही हो जाएगा. समझ रहे हो? आपको तो उसको धीरे चलाना है ना, चलाना है ना, बंद थोड़ा ना करना है बिजनेस को. तो फर्स्ट रेशियो आपका ये दर्शाता है. दूसरा रेशियो जो है ना, दूसरा रेशियो क्या बोलता है पता है? ये जो सेकंड रेशियो है ये बोलता है रिटेन्ड अर्निंग्स बाय टोटल एसेट, की जो आपकी टोटल एसेट है उसमें से आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट कितना है. अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स है अंटी का पैसा, वो पैसा जो आपने चुपचाप दबा के अंटी में रख लिया. यानी मेरी सेल हुई, उसमें सारे खर्चे हुए, फिर मैंने टैक्स भरा, इंटरेस्ट भरा, फिर टैक्स भरा, तो मेरे पास एक पैसा आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया. ये मेरे शेयर होल्डर्स का पैसा था. सारे खर्चे काट दिए ना, मालिक का पैसा बचा हुआ है. अब मालिक क्या चाहता था? मालिक चाहता था कि पैसे को मैं थोड़ा सा घर लेके जाऊं. तो मालिक ने क्या करा, जो 100 रुपया बचा, फॉर एग्जाम्पल 200 की सेल हुई, बाकी 100 में सारे खर्चे हुए और 100 रुपए मालिक को बच गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% है. तो मालिक चाह रहा था कि ये 100 रुपए में से मैं थोड़ा पैसा घर लेके जाऊं. तो उसने बोला यार एक काम कर, 10 रुपए मेरे को दे दे तो मैं मेरे घर का खर्चा चला लूंगा. तो मालिक अपने डिविडेंड निकाल के लेके चला गया. मालिक अपने डिविडेंड निकाल के लेके चला गया बिजनेस से. तो बिजनेस में क्या बचा? 90% पैसा बिजनेस में बचा. ये बिजनेस के अंटी का पैसा है मालिक का ही, लेकिन मालिक इसको निकाल के नहीं लेके गया. मालिक बिजनेस के भरोसे छोड़ गया कि तू अब एक काम कर, तेरे विवेक से, तेरे को अगर लगता है कि अपने को बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कुछ भी नई एसेट परचेज करना चाहिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहिए, तो तू इस पैसे को बिजनेस में यूज कर. तुझे लगता है कि शेयर होल्डर्स को बोनस दे देना चाहिए डिविडेंड की जगह, अपने को पैसे की जरूरत नहीं है, तो तू डिविडेंड दे दे. तेरे को ऐसा लगता है कि अभी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरे हुए हैं और फ्यूचर में ये स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे, फ्यूचर में ये स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, तू बायबैक कर ले. जैसे विप्रो कर रहा है, अभी 12,000 करोड़ का बायबैक लेके आया. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे विप्रो के, अभी सस्ते में मिल रहा है, डिस्ट्रेस्ड है. क्या आप लोगों को सेकंड पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? तो अगर अंटी का पैसा ज्यादा है, अंटी में पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसका वेटेज 1.4 है. तो आप इजी हो ना, बचे हुए हो ना सॉल्वेंसी से, इनसॉल्वेंसी से, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो अंटी में से पैसा निकाल के दे दूंगा. ठीक है. थर्ड रेशियो समझना,
थर्ड रेशियो जो है ना, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हो आप। ये जो है ना, ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? धंधे का पैसा। कामकाजी मुनाफा, कि मैंने जो बिजनेस करा उससे मेरे को कितना पैसा हुआ। तो सर ये इबिट जो है, इसका थोड़ा ब्रेकअप बताओगे क्या? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिल्कुल बता देंगे। सेल्स हुई, सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस गए तो बचा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस हुआ तो बचा एबिडा। एबिडा में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ तो आया आपका इबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब इसके अंदर तो इंटरेस्ट का खर्चा बाकी है ना। देखो इसमें कौन कौन से खर्चे पूरे हो गए। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस हुए। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये जो सेल हुई है, ये जो प्रोडक्ट माल बेचा है, इस माल को बचाने का सीधा खर्चा कितना पड़ा। रॉ मटेरियल, फिनिश्ड का, लेबर कॉस्ट, मशीनरी एक्सपेंसिव, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर बनाने का खर्चा कितना हुआ, यहां पर आ गया। फिर इसको बेचने का खर्चा कितना हुआ। तो मेरा क्या निकला? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कि इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रिसिएशन के पहले का खर्चा। फिर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया इसमें से, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा मेरे को आगे। आइडली आप देखोगे ना, तो ये इबिट की जगह एबिडा होना चाहिए था, वो बेटर होता। लेकिन अपन इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑल्टमैन का बनाया हुआ फॉर्मूला है, अपनी अपनी जागीर नहीं है, समझ रहे हो। फिर आप कर दो, लेकिन आप मॉडिफाइड ऑल्टमैन जेड स्कोर करो उसको। उसको आप ऑल्टमैन जेड स्कोर नहीं बोल सकते टेक्निकली, अगर आप यहाँ एबिडा लेना चाहते हो तो। ठीक है, और ये जो है दिस इज एबिट। ये एबिट जो आया, अब इसमें से टैक्स, इनकम, इंटरेस्ट जाएगा, इसमें से टैक्स जाएगा, इसमें से डिविडेंड जाएगा। तो ये जो मुनाफा बच रहा है, कामकाज का मुनाफा है मेरा। तो इन सब खर्चों के पहले का मुनाफा है कि टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, और डिविडेंड है तो डिविडेंड कितना है। उसके पहले का जो मुनाफा है वो कितना है तेरी टोटल असेट के। पूरी बात असेट पे घूम रही है, क्योंकि जितनी असेट है उतनी लाइबिलिटी भी है ना। तो कंपनी को तो वही मैनेज करना है, और क्या करना है। तो कंपनी बोल रही तुम्हारा जो एक साल का कामकाजी मुनाफा आता है वो मेरी टोटल असेट के कितना परसेंट है वो बताओ। और उसके अंदर जो है मैं सबसे ज्यादा स्कोर जोड़ूंगा, वो मैं जोड़ूंगा 3.3 का। क्योंकि अगर बिजनेस स्ट्रांगली अपने प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है तो वो आज नहीं तो कल फ्यूचर में वो इंसॉल्वेंसी को खत्म कर देगा। वो तो इंसॉल्वेंट होगा ही नहीं ना। अगर कोई बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और उसने कोई भसड़ नहीं मचाई है, ठीक है, बोरिंग बोरिंग की, तो क्यों इंसॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब समझना। मार्केट कैप बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। मार्केट कैप बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी समझना। मार्केट कैप का मतलब क्या है? मार्केट कैप का बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है, जो मार्केट कैप है इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट इनटू करंट मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट इनटू करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है वो लाइबिलिटी जो मेरे को एक साल के बाद पे करनी है। अब समझना, मतलब इसका मार्केट कैप का मतलब क्या है? इसका मार्केट कैप का मतलब ये कि अगर ये कंपनी के सारे शेयर आज बेच दो, कंपनी के मालिक अगर आपको बनना है, तो कंपनी की मालिकाना हक आपको से फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ में आएगा। अगर आपको खरीदना है आज पूरी कंपनी, तो पूरी की पूरी 100% कंपनी खरीदना है, तो मालिकाना हक की इक्विटी शेयर होल्डर बनना है। तो बिजनेस नहीं खरीदना है, इक्विटी शेयर होल्डर बनना है। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर बनोगे तो क्या आप कंपनी के असेट, यानी कंपनी के जो फिक्स्ड असेट्स है उनके मालिकाना का आएगा? नहीं, कंपनी के शेयर्स का ओनरशिप आपके हाथ में आएगा। ठीक है, ना कि कंपनी के बिजनेस का। नाउ लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटी शुड बी, जो भी एक साल के बाद पे करनी है। मान ले अगर ये 5,000 हो गया, ये 5,000 है और ये स्कोर 1 है, तो कंपनी तो एच पे चल रही है बिल्कुल। कोई इस कंपनी को क्यों खरीदेगा इतने में भी?
अरे तूने आज 5,000 करोड़ डाले, तेरे को एक साल बाद तो खड़े हैं लोग 5,000 करोड़ लेने के लिए कंपनी से। कंपनी में इतना पैसा है क्या? ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्कोर सिर्फ 1,000 ही होता तो यहां पर ये स्कोर 5 का है। समझ रहे हो कि कंपनी जितने में आज बिकने तैयार है, ठीक है, वो 5 गुना है। किससे 5 गुना है? जो पैसा कंपनी को एक साल बाद चुकाना है, उस पैसे से 5 गुना कीमत पे तो कंपनी बिक रही है आज। ठीक है, ये जितना बड़ा स्कोर होगा ना, ये उतना बेटर है आपके लिए। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसमें 0.6 का वेटेज जाता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो है, जो आपको बार बार हॉन्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, वो रेशियो है, वो वाला रेशियो है आपका असेट टर्नओवर रेशियो। समझना, ये क्या बताता है कि 1 रुपए की असेट लगा के, 1 रुपए की नई कैपिटल मार्केट इन्फ्यूज करके असेट लगा के बिजनेस में आप कितने रुपए की सेल जनरेट कर रहे हो। मतलब अगर आपका ये असेट टर्नओवर रेशियो आपका 4 है, 4.5 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए की अगर आप असेट लगाते हो बिजनेस में, 1 रुपया लगाते हो, तो वो 1 रुपये 4.5 रुपया बन रहा है, 4.5 रुपए की सेल जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो कंपनीज होती हैं जिनके असेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा होते हैं, क्या वो एफिशिएंटली अपने बिजनेस को मेंटेन कर रही है? फॉर एग्जांपल, अगर आप डीमार्ट का असेट टर्नओवर रेशियो देखोगे तो बहुत कम है। क्यों बहुत कम है? क्योंकि डीमार्ट का 2 के आसपास है, 2.5 के आसपास है शायद। ठीक है, वो देखना लास्ट वाला जो सेशन अपन ने करा था ना, अपना ड्यू पॉइंट एनालिसिस वाला, उसके अंदर ही मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि डीमार्ट 1,000 करोड़ रुपए की अगर एसेट लगा रही है तो उससे वो 2,000 करोड़ की सेल जनरेट कर रही है। अब फ्यूचर ग्रुप से आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ फ्यूचर ग्रुप तो खैर अब बचा भी नहीं, तो रिलायंस रिटेल से इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, यहाँ आदित्य बिरला रिटेल से इसको कंपेयर करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि वो जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो 2 से कम केस रेशियो पर है। मतलब 1 रुपए की सेल पे 2 रुपए से कम पैसा जनरेट हो रहा है, सेल जनरेट हो रही है 1 रुपए की एसेट पे। नाउ नाउ आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी यहां तक। ठीक है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दर्शाता है ये वाला रेशियो। इसको हमने मोड में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब सीधे बढ़ते हैं और अपन करते हैं अपना मॉडल, और इस मॉडल को बनाते हैं अपने स्क्रीनर पे और डायनामिक रखते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, चलो, हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने जो लास्ट सेशन में ड्यू पॉइंट एनालिसिस का जो मॉडल बनाया है ना, ध्यान रखना, अगर वो देखा नहीं तो पहले वो देख के आओ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान रखना, पहले वो देखना पड़ेगा। उसको मैं ना मूव और कॉपी करूंगा, क्रिएट और कॉपी करूंगा, और मैं इसको कॉपी कर दूंगा डेटा रूम के जस्ट पहले, तो ये इधर एक और बन जाएगा। और मैं यहाँ लिखेंगे अपन ऑल्टमैन जेड स्कोर। ठीक है, तो ये ऑल्टमैन जेड स्कोर बन जाएगा। पहले देखो कंपनी एवेन्यू सुपर मार्टी है। ठीक है, चलो, अब ध्यान रखना, देखना, यहां पर ये सब जैसा पहले रखा था वैसे ही रखते हैं। ठीक है, इसको है ना, इसको इसके बीच में लेके आ जाओ, मर्ज विजिबल सेंटर कर दो, एंड ऑल्टमैन्स जेड स्कोर एनालिसिस, और आप ये बड़ा कर दिए, बड़ा करके आप देख लिया आपको कितना नीचे इसको लेके जाना। ठीक, इसको अपन बाद में थोड़ा छेड़ेंगे, ध्यान रखना, मेरे को याद दिलाना। ठीक है, ये चार्ट्स के साथ मैं अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इन चार्ट्स के साथ। ये अपडेट वाला कॉलम भी अभी खाली छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए, अपन सीधे नीचे उतर के आते हैं। ऑल्टमैन्स जेड स्कोर, कैलकुलेशन, समझिए, यहां पर ऑल्टमैन क्या बोल रहा है सबसे पहले,
वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यही बोल रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पर पहले रखना है वर्किंग कैपिटल, इधर अपने रखना है टोटल एसेट, और यहां से इसको कॉपी करना है वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट करके। ठीक है ना, समझना। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जाएंगे ऑल्टमैन जेड स्कोर में, एंड यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको मिल जाएगी। जस्ट अ मिनट, अरे किधर गया बाबा, रेशियोज। अच्छा, इसमें रेशियोज है ही नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ यार, ऑटोमेशन हो जाएगा तो बहुत ही बेटर है ना, नहीं तो फिर तो अपन कर ही देंगे। चलो छोड़ो, ऐसे ही संभाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल देखना, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, डेटा शीट में आ जाओ, डेटा शीट में आ जाओ। डेटा शीट के अंदर आप लिखेंगे अदर असेट, ये माइनस अदर लाइबिलिटीज, ये वाला। ठीक है, अदर असेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज, इसको माइनस करेंगे। इसमें आप देखोगे नीचे जो रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश बैलेंस है ना, दिस इज पार्ट ऑफ दिस अदर असेट ओनली, तब ये बैलेंस शीट टोटल टैली हो रहा है। ठीक है, बोरोइंग जो है वो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये समझ के चलेंगे अपन। नेट ब्लॉक है, नेट फिक्स्ड असेट्स है, तो हमें ये चाहिए था, अदर असेट हमने पिक कर लिया। यहाँ से 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यू निकल रही है, H65/H60। अच्छा, ये 2020 है ना, तो इसको सही कर देते हैं, 1 मिनट में। मेरे को क्या लेना था, 17 लेना था। Got it. थोड़ा सा पंगा रहता है ये। अदर असेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज, ठीक है, ये आ गया 4349 K60। ठीक है ना, टोटल एसेट्स के लिए March 17 कॉलम से टोटल एसेट उठा लो, March 17 कॉलम से ये टोटल एसेट ही उठा लो। क्या आप देख पा रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है यहाँ पर? क्या आपको दिख रहा है कि वर्किंग कैपिटल टू टोटल असेट का जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। इन केस ऑफ ये एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है कि उसको कम कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है एज कम्पेयर टू टोटल एसेट बेस। लेकिन इससे क्या कंपनी की जो लिक्विडिटी है क्या वो रिड्यूस हो रही है? लिक्विड एसेट्स नहीं है, सिर्फ 24% लिक्विड एसेट्स है, 75% फिक्स्ड एसेट्स है, विच इज फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट एक एनालिसिस मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको नीचे, एंड इसको कर देंगे अपन रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक, इन तीनों को कॉपी कर दो नीचे, यहाँ लिखो रिटेन्ड अर्निंग्स, और इधर भी लिखो रिटेन्ड। March 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढो।
इसने 100% रिटेन किया हुआ है। अरे रिटेन अर्निंग्स 100% है, रिटेन अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट हो रही है उधर? वही फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। इफ G38 इज मोर देन 38 तो 1 माइनस G42 ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गया। नाउ ये देखो, यहां पर आप कैसे करोगे वो समझना। हम क्या करेंगे भाई, इक्वल टू करेंगे, मार्च 17 पे चलेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू अर्निंग पर शेयर। तो मेरा टोटल ईपीएस निकल गया कितनी अर्निंग है, और उसमें मैं इनटू कर दूंगा कितना मैंने रिटेन किया है उस अर्निंग का, ये रहा। तो इस केस में पूरा रिटेन किया, डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको मैं कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड टोटल असेट तो जो यहाँ से लिया था हमने D61, यानी इसको लिंक कर देंगे सीधे सीधे ऊपर वाले से। ठीक है, समझिए। तो 451 है क्या रिटेन्ड अर्निंग्स इसका? 451 है क्या? हाँ 451 है ना, देखो ना, इन दोनों का टोटल करो ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ रहा है? 451 ही आएगा। 62.41 इंटू 7 क्यों करा है, कैसे करा है समझना। मेरे टोटल कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स थे? इतने थे, ठीक है। पर अर्निंग कितनी हुई, शेयर की कितनी हुई, तो टोटल अर्निंग कितनी हुई है, इस अर्निंग में से कितना रिटेन करा है आपने? 100% रिटेन करा है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड 0% दिया है। अगर सर यहाँ डिविडेंड 10% देते तो 90% रिटेंशन हो जाता। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे 100% रिटेंशन रेट से। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाया इधर, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक मैंने यहाँ पर रो ऐड करी है और मैंने इसको कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट करा है। अब देखो मेरा अगला क्या है, द नेक्स्ट इज EBIT डिवाइड बाय टोटल असेट्स। इसको ले लेंगे एंड ये F4 प्रेस करके इसको फ्रीज ही कर दो यार, सबसे बढ़िया, घंटा ही खत्म। ठीक है, EBIT और इसको ले लो आप EBIT बाय टोटल एसेट्स। EBIT ले लो, मार्च अपन क्या करेंगे, हिस्टोरिकल में जाएंगे और यहाँ अर्निंग बिफोर टैक्स है ना, इसको कैसे करेंगे देखना, EBIT कैसे लेंगे वो समझना, ठीक है। व्हाट विल डू, ये एबिटडा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इसमें से ऐड कर देंगे अपन डेप्रिसिएशन को, अरे रिड्यूस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो मेरा एबिट आ जाएगा ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। यस, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, आई होप ये समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। इबिट है, टोटल एसेट आपको दिख ही नहीं नीचे, तो फॉर्मेट प्रिंटर लेके छाप दो उसको यहाँ से, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ
2998, L18 और L24, L18 माइनस L24, परफेक्ट, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और कॉलम काट देंगे इधर। ठीक है, इधर लेके एक और कॉलम काट देंगे, इसको नीचे उतारेंगे, इसको फिर से कॉपी करेंगे, इधर लेके आएंगे, कॉपी करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ क्या बोल रहे हो, मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, मार्केट कैप, डेटा शीट में जाएंगे, डेटा शीट में आप देखोगे आपको मार्केट कैप दी हुई होगी। ठीक है, ये मार्केट कैप है। अब अपने क्या करना है ये, लेकिन ये तो एज ऑफ टुडे की, अपने को तो डेली की चाहिए, ये भी बहुत आसान है। क्या आपको यहाँ से प्राइस दिखना शुरू हुआ है, ये वाले रो में आप देख रहे हो, आपको प्राइस दिख रहा है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिख रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने मार्केट वैल्यू, और फिर करोड़ से डिवाइड कर देना, देखना कैसे होगा, समझना मार्केट कैप कैसे निकल रही है 2017 की। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 2017 में ये रहे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर 2017 में था, ये रहा। ये एब्सोल्यूट करोड़ में वैल्यू निकल जाएगी ना, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोड़ में दिए हुए ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में दिए हुए, तो उनको करोड़ में कन्वर्ट करो, वंस टाइम्स 100,000 10,000 लाख करोड़। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। समझ लेते हैं अब यहाँ पर कहाँ दिक्कत हो रही है, L90 J90। ठीक है, बिल्कुल बराबर आ रहा है ऑल्टमैन जेड स्कोर। ठीक है, ये मेरा हो गया। अच्छा, और नीचे क्या है, मेरी बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, प्लीज अंडरस्टैंड। और इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसको कहाँ से उठाना है, मार्च 17, डेटा शीट मार्च 17। हालत और खराब है। ना, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा। आज 2,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उस टाइम पर कितना था, लास्ट जो अपना निकला है वो कितना निकला है, ऑल्टमैन जेड स्कोर में 2,27,000। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखना आगे बढ़ेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या, क्यों नहीं होगा भाई, करना ही पड़ेगा ना, मार्केट कैप बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बोला है ही नहीं उसमें इंसॉल्वेंसी की गुंजाइश कुछ भी, तो स्कोर तो हाई फाई आएगा उसका, लाइबिलिटी है ही नहीं उसके सिर पे कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पर आप करोगे एक लास्ट में सेल्स बाय टोटल असेट्स, और ये वाला कॉलम अपन यहाँ से कर देंगे डिलीट, एक और कर देंगे।
टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का कॉलम अपने पास ऊपर से मिल जाएगा, अपने को रेडीली अवेलेबल है। ठीक है, टोटल सेल्स लेनी है मार्च 17 की, यहाँ से आ जाओ डेटा शीट, मार्च 17 की सेल्स ले लो। इसका 236% निकलने का क्या मतलब है? 18,000 करोड़ रुपए की असेट पे कंपनी 42,839 करोड़ का बिजनेस कर पा रही है, सेल्स कर पा रही है। तो 1 रुपए की कैपिटल पे कंपनी 2.36 रुपीज का सेल्स कर पा रही है। यही चीज दर्शाने की कोशिश कर रहा है ये जो बता रहा है आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। अपन है ना इनको स्कोर देंगे, ABCD दे देंगे ताकि इट विल बी वेरी इजी फॉर अस नीचे। यस, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। यहां पर आप ये कर सकते हो, ऑल्टमेंस जेड स्कोर। फाइनल स्कोर थोड़ा सा समझ जाना, यहां ध्यान दे देना, एक बार देख लेना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो ए है उसको मैं दूंगा 1.2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट ओपन। जो बी है इसको मैं दूंगा 1.4 का स्कोर। ठीक है, फिर प्लस लगा के ब्रैकेट ओपन। जो सी है इसको मैं दूंगा 3.3 का स्कोर, प्लस जो डी है ये वन टाइम एक्टिविटी है आपकी, उसको अपन देंगे 0.6 का स्कोर। और जो ई है इसको हम देंगे 1 का स्कोर। आप देख पा रहे हो यहां पर जो कंपनी का स्कोर था वो बढ़ के सीधे यहाँ हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है पता है? ये स्कोर में जंप क्यों आया है 10x टाइम्स का? क्योंकि कंपनी के जो मार्केट कैप था ना, आप उसमें देख रहे हो उसमें कितना जबरदस्त जंप था। यहाँ से ये रेशियो स्पाइक कर गया, रिटेन्ड अर्निंग स्पाइक कर गया, 50% से बढ़ गया सीधे सीधे। ये जो था ना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर था डीमार्ट के लिए। ये वाला जो साल था दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर। 17 से 18 में देखो आप, एफिशिएंसी कम हुई, वर्किंग कैपिटल कम हुई। ठीक है, एंड दिस इज माय ऑल्टमैन जेड स्कोर। ठीक है, ये मेरा फाइनल स्कोर है ऑल्टमैन जेड का। इसका क्या रखना है अपने को, मेट्रिक वगैरह परसेंटेज में रखे हैं, ऐसे ही छोड़ो उसको। ठीक है, ये ऑल्टमैन जेड स्कोर है नाउ। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नाउ ये देखना, इफ अगर दिस इज लेस देन 3, अगर दिस इज लेस देन 1.899, एक सेकेंड, 1.899 ही था, इज लेस देन 1.81 अगर है तो क्या करना है? तो लिखना है
डिस्ट्रेस्ड, वरना इफ एक और इफ कंडीशन लगानी है और देखना है ये जो है, अगर ये इट इज मोर देन 3, ठीक है, तो लिखना है स्टेबल, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबल, स्टेबल की जगह स्ट्रॉन्ग लिख दो, एल्स ग्रे जोन। अब आपने क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है, इसको हाई कर दें, इसको डार्क कर देंगे इस कलर से, यहां से डिलीट कर दो, ठीक है। समझना एक मिनट, अब अगर आप चाहो, नाउ इफ यू वांट टू, तो क्या आप यहाँ पर चार्ट्स बना सकते हो जैसा पिछला समझाया था। इस कुछ नहीं करना है, इसी चार्ट की डेटा लेबलिंग को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, समझना कैसे करेंगे, कौन सा चार्ट लगाएंगे पहले अपन, पहले ये वाला चार्ट लगा दे, वर्किंग कैपिटल टू टर्नओवर। तो कैसे लगाओगे, ये है और नीचे ये, देखो क्या ऊपर वो चार्ट बन गए। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो वर्किंग, अरे तो खुद करोगे ना, क्या स्पून फीड करूं। अगर नहीं देखा है तो मैं बोले ही शुरुआत में, पहले ड्यूपॉन्ट मॉडलिंग वाला देख के आओ, ठीक है। मैंने आपको ये जो चीज बताई है यहाँ तक, क्या आप इसको दूसरी दूसरी कंपनीज पे रन करके, अडानी पे रन करके देखोगे कि हाउ सेफ इज अडानी इंटरप्राइजेज एज ऑफ नाउ, ये रेशियोज के थ्रू, ये ऑल्टमैन जेड स्कोर एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। चलो तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आया है तो प्लीज आप जरूर कमेंट में जाके अपने कुछ भी लिखो, राइट समथिंग गुड समथिंग बैड वॉट एवर इट इज, कोई क्रिटिसिज्म है वो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने लिंक्डइन के गेम को बहुत ही स्ट्रांग करना चाहते हो तो मैंने नीचे लिंक कमेंट में लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अगर आप इच्छुक हो, इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन आवर नेक्स्ट अपकमिंग इक्विटी रिसर्च वर्कशॉप, जहां पर हमने बहुत इन डेप्थ में स्टडी करी है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस की, एंड बहुत ही प्रेजेंटेबल रिपोर्ट्स बनाई हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर अपकमिंग इक्विटी रिसर्च कोहर्ट, उसका भी वेट लिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जल्दी से जल्दी जाओ ज्वाइन करो उसको। विल बी स्टार्टिंग इट इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, ओके। सो दैट्स इट, इतना ही बोलना था आपके लिए आज के इस सेशन में। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। पसंद आए वीडियो तो कमेंट जरूर करियो और लाइक भी, ठीक है। बाय बाय।